Good morning, student. I am Dr. Indramal Goyal. Today in this video, we will discuss about some important aspects related to company accounts, which are important theoretical part related to this chapter. आज हम कंपनी अकाउंट से रिलेटेड हमारे बोर्ड एग्जाम में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर्स विच आर इशूड बाय ए पब्लिक कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज फॉर देयर वैल्यूएबल सर्विसेज, for their managerial and technical services, for creating any intellectual property right, or for any important value addition in existing technology as their remuneration, and such share may be issued at discount, and the shares are generally issued in case of problem of liquidity. Hence, the share which are issued by the public company to its directors and employees for their valuable services in case of problem of liquidity with the company is called as sweat equity share. Sweat समता अंशों से तात्पर्य ऐसे अंशों से हैं जो एक पब्लिक कंपनी अपने संचालकों और कर्मचारियों को उनके द्वारा कंपनी में दी गई प्रबंधकीय और तकनीकी सेवाएं और कंपनी की जो विद्यमान तकनीक हैं, टेक्नोलॉजी हैं, सिस्टम और प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए कोई ऐसा एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कंपनी के नाम से कंपनी के लिए क्रिएट करने के लिए, जिससे कि कंपनी की गुडविल बढ़े, कंपनी का प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़े, कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़े, तो उसके बदले में एक कंपनी द्वारा ऐसे कर्मचारियों को बड़ी मात्रा में जो पारिश्रमिक या रेम्युनरेशन का भुगतान करना होता है। अब अगर वो कैश में देना हो तो कंपनी के पास एडिक्वेट लिक्विड रिसोर्सेज होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये रेम्युनरेशन बहुत बड़ा मात्रा में होता है और कंपनी के पास इतनी लिक्विडिटी नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी रेंडरर ऑफ सर्विसेज को, जो व्यक्ति कंपनी को ऐसी सेवाएं दे रहे हैं, उनको उनके रेम्युनरेशन के बदले में, पारिश्रमिक के बदले में रोकड़ रुपए नहीं देकर अंश दे देती है। तो ऐसे अंश स्वेट इक्विटी शेयर कहलाते हैं और ऐसे शेयर है वो डिस्काउंट पे भी इशू किए जा सकते हैं। तो जनरली एक पब्लिक कंपनी अब अपने शेयर या तो एट पार इशू कर सकती है, सममूल्य पे कर सकती है, या प्रीमियम पे कर सकती है, डिस्काउंट पे नहीं कर सकती है। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर है वो कंपनी द्वारा डिस्काउंट पे भी इशू किए जा सकते हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर आर इशूड बाय द पब्लिक कंपनी टू इट्स डायरेक्टर एंड एम्प्लॉइज एट डिस्काउंट फॉर टेक्निकल नो हाउ, intellectual property right, or for any value addition in the existing technology and system of performing and operating activity of the company, production activity of the company. So it is issued in case of problem of liquidity. तो ऐसे अंश जो है ना स्वेट इक्विटी शेयर कहलाते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एस्क्रो अकाउंट. Escrow account is opened with third party or with a bank. In case of agreement between the two parties which is to be performed during a particular period of time, जब दो पक्षकारों के बीच होने वाला कोई कार्य, कोई संपत्ति अथवा माल का हस्तांतरण जो उधार पे है या जिसका पूरा निष्पादन करने में 4-6 महीना लग सकता है, 3 महीना लग सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति पहले कुछ ट्रांसफर करेगा तो उसे ये रिस्क रहती है कि मुझे पैसा मिल पाएगा कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में
जब दोनों पार्टी में आपस में ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस नहीं है, या दोनों पार्टी आपस में पहले से अच्छी तरह से नहीं जानते हैं लेकिन वो कोई समझौता करना चाहते हैं, तो एक समझौते का, एक एग्रीमेंट का, कोई ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू होती है उसका एक सर्टेन पार्ट थर्ड पार्टी के साथ या बैंक अकाउंट में जमा करा दिया जाता है। तो एस्क्रो अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है विच इज ओपन विद द बैंक और विद एनी थर्ड पार्टी विच इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग अप द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द टू पार्टीज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन ईच अदर। जैसे कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें एक पक्षकार को पहले जो है अपनी ओर से ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करना पड़ता है, उसका कंसिडरेशन उसको बाद में मिलता है, यानी कि दूसरी पार्टी से बाद में पैसा देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर जैसे मान लीजिए escrow account is opened with the bank or third party for trust and confidence of the two parties under agreement. It is a temporary account closed on final settlement of transaction with the two parties. और ऐसे कौन सी ट्रांजेक्शन है? जैसे अगर मान लीजिए एक बायर है, 5 लाख रुपए का माल खरीदना चाहता है, तो परचेज ऑफ गुड्स का एक ट्रांजेक्शन है। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है, सेलर कहेगा कि आप ऐसा करो, हम 5 लाख का माल तो बेचने के लिए तैयार है लेकिन आप 2 लाख रुपए पहले दे दो। तो अगर सेलर पहले पैसे मांगता है तो बायर ये सोचता है कि अगर मैंने पैसे दे दिए मुझे माल नहीं मिला तो आई विल बी एट रिस्क। कभी कभी बायर कहता है कि आप पहले माल भेज दीजिए, माल आते ही हम आपको पैसा दे देंगे। तो सेलर को ये डर होता है कि शायद बायर पेमेंट नहीं करे टाइमली तो मेरा पैसा डूब सकता है। तो इस तरह का जो ये ट्रांसफर है गुड्स का, तो दोनों पार्टी को डर होता है पैसे डूब जाने का। तो इसलिए जब वो कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो पैसा बैंक में जमा करा देते हैं कि देखो हमने ये एग्रीमेंट किया है, जब माल पहुंच जाएगा तो ये पैसा बैंक में पड़ा है और बैंक आपको ट्रांसफर कर देगा। तो थर्ड पार्टी के पास है, थर्ड पार्टी को ये इसलिए बता दिया जाता है कि जब हमारे को माल मिल जाए और हम ये बोले कि आप ये पैसा इनको दे दो तभी आप उनको देना है। तो जो बायर है माल मिलने पर जो है उसका पैसा उसके अकाउंट में से सेलर के पास चला जाएगा। ऐसा ही जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है, फ्लैट्स वगैरह बनाती है, अब वो कस्टमर से कुछ पैसा पहले ले लेती है और कई बार ऐसा हुआ है कि पैसे तो ले लिए और कोई बिल्डिंग बना के दिया ही नहीं, फ्लैट उनको दिया ही नहीं, तो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और फ्लैट्स जब बायर को एडवांस में पैसा देना होता है तो ये भी एस्क्रो अकाउंट खोला जा सकता है। इसके लिए जो प्रोस्पेक्टिव बायर है वो अपना कुछ एडवांस मनी है वो बैंक अकाउंट में जमा करा देते हैं और बैंक को ये करना है कि जब फ्लैट बन जाता है या जितना परसेंट फ्लैट बनता है, जितना इंजीनियर उसको अप्रूव करता है, उतना परसेंट पैसा है वो जो है एस्क्रो अकाउंट में से ना बिल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों के लिए बेनिफिशियल है कि आप इतना काम करो तब इतना पैसा मिल जाएगा। अब दोनों में सस्पेंस कुछ भी नहीं है क्योंकि बायर में ना ऑलरेडी जितना पोर्शन, जितना पार्ट ऑफ टोटल एग्रीमेंट मनी है वो एस्क्रो अकाउंट में जमा करा रखा है। तो जो ही अपना बिल्डर है वो काम पूरा करेगा, उसको एस्क्रो अकाउंट जिससे बायर उसको इंटीमेट कर देगा और बिल्डर को पैसा मिल जाएगा। तो वो सेफ एंड सिक्योर्ड है। तो इट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज, बायर एंड सेलर दोनों के लिए बेनिफिशियल हो गया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो फ्लैट का परचेजर है और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो ऐसा इशू ऑफ शेयर में भी होता है। You know, in case of issue of share, as we have already discussed, when the share are issued by the public company, the application money is paid by the prospective shareholder to the banker of the company. तो सेबी ने ये बोल रखा है कि जब तक एक कंपनी शेयर का अलॉटमेंट नहीं करती है तब तक वो पैसा अलग अकाउंट में पड़ा रहेगा, वो एस्क्रो अकाउंट हो गया। जब कंपनी शेयर का अलॉट कर देती है एप्लीकेंट को तब भी वो एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इट इज नेसेसरी दैट द 90% ऑफ द शेयर इशूड बाय द कंपनी शुड हैव बीन सब्सक्राइब्ड ड्यूरिंग 2 or 3 days of subscription. If not, then entire activities related to bringing a company into existence regarding incorporation of the company will be null and void. ऐसा हो सकता है। इसलिए ये हमेशा सस्पेंस रहता है कि जो कंपनी शेयर इशू कर रही है उसका इशू सक्सेसफुल होगा कि नहीं।
कंपनी का जो लीगल इनकॉर्पोरेशन हो पाएगा कि नहीं। इसलिए जो शेयर एप्लीकेशन मनी है पर्टिकुलरली फॉर ए न्यू कंपनी, it is kept in escrow account. It is the part of the duty of the bank to keep this money safe and transfer to the company account only when the shares are issued and allotted to the applicant, and shares can be allotted only when more than 90% or 90% share have been subscribed by the public during 2 or 3 days of subscription. एक सार्वजनिक कंपनी की दशा में ये जरूरी है कि एक कंपनी ने जितने शेयर इशू करे हैं उसका 90% तक शेयर पब्लिक के द्वारा सब्सक्रिप्शन के 2 या 3 दिनों के अंदर एप्लीकेशन दे देनी चाहिए, उनको खरीदने के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर 90% शेयर टोटल इशू ऑफ शेयर का सब्सक्राइब नहीं हुआ है, अप्लाई नहीं हुआ है, तो फिर ऐसी स्थिति में कंपनी उन शेयर का अलॉटमेंट नहीं कर सकती, और अलॉटमेंट नहीं कर सकती तो कंपनी का पैसे नहीं आएंगे और कंपनी की स्थापना के संबंध में जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज किया गया है वो एकदम नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो इट्स ए बिग रिस्क ऑन पार्ट ऑफ द कंपनी, पर्टिकुलरली फॉर ए न्यू कंपनी टू गेट द इशू ऑफ शेयर सक्सेसफुल। अब इससे बचने के लिए अगर मान लो किसी कंपनी को ऐसा डाउट होता है कि वो सारे शेयर 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हो पाएंगे 2 दिन में 3 दिन में, तो इससे बचने के लिए कंपनी लॉ में एक प्रोविजन दिया गया है, वो है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, अंशों का अभिगोपन। तो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर इज द इंश्योरेंस ऑफ द कंपनी इशू ऑफ शेयर। इट एंश्योर दैट द कंपनी विल बी एस्टेब्लिश्ड बिकॉज इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन underwriter will apply and purchase the share of the company, and it ensure the success of subscription of share and more than 90% of the total issue of share। तो कंपनी को एक तरह से इतना बड़ा जो फाउंडेशन है कि उसका 90% शेयर 2-3 दिन में अप्लाई हो जाना चाहिए, तो दूसरी तरफ ये सुविधा भी दी गई है कि अगर किसी कंपनी को ऐसा लगे कि उसके शेयर 2-3 दिन में इतना करोड़ रुपए के शेयर पब्लिक के द्वारा अप्लाई नहीं हो पाएंगे, पब्लिक नहीं खरीदेगी, उनको पास मैसेज नहीं गया है, या कंपनी के डायरेक्टर प्रमोटर इतने फेमस लोग नहीं हैं, या कंपनी इतने बड़े औद्योगिक घराने की नहीं है, एक नई कंपनी बन रही है, तो ऐसी स्थिति में उसको अंडरराइटिंग की अपनी फैसिलिटी को अवेल करने का भी राइट है। तो ये हमारा एस्क्रो अकाउंट, ठीक है। एस्क्रो अकाउंट इज ओपन with the third party or with the bank to ensure final settlement of transaction between the two parties when both the parties to an agreement are totally new and they don't have the trust and confidence in each other, then through escrow account they can settle the transaction, they can promote their business and they can trust on each other। तो ये हमारा escrow account, ठीक है। Now third point, now we will discuss about right शेयर, अधिकार जिसे बोलते हैं हिंदी में राइट शेयर। राइट का मतलब क्या होता है? अधिकार। सो राइट शेयर आर सच शेयर्स विच आर इशूड बाय द एग्जिस्टिंग कंपनी एंड विच आर फर्स्ट ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एज द राइट ऑफ प्रीएम्प्शन। जब एक विद्यमान सार्वजनिक कंपनी जो पहले कुछ शेयर जारी कर चुकी है एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर का, और उसके कुछ शेयर अभी और जारी करने बाकी है, और वो अब और उसी श्रेणी के नए शेयर एक्स्ट्रा और शेयर जारी करना चाहती है, पब्लिक से पैसा एक्वायर करना चाहती है, और ऐसे शेयर जो एक कंपनी द्वारा अपने विद्यमान अंशधारियों को पहले ऑफर किए जाते हैं, उनको पहले राइट दिया जाता है कि आप अगर शेयर खरीदते हैं आपकी कंपनी के तो आपका पहला राइट है। तो ये राइट देना ही राइट शेयर कहलाता है। इफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर परचेज द शेयर सो ऑफर्ड बाय द कंपनी देन इट विल बी कॉल्ड एज द राइट शेयर एंड सच राइट शेयर आर जनरली इशूड एट मार्केट प्राइस एंड द कंपनी चार्ज सम अमाउंट लेस देन द आउटसाइडर्स। जो एग्जिस्टिंग होल्डर होते हैं कंपनी उन्हें थोड़ा कंसेशनल रेट पे शेयर देती है। मान लीजिए कंपनी का शेयर फेस वैल्यू 10 रुपए है, और जब एक कंपनी जो अभी शेयर राइट शेयर जारी कर रही है उसकी मार्केट वैल्यू 50 रुपए है, तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 40 रुपए में ही दे सकती है।
उनको 10 रुपये का कम प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी के एग्जिस्टिंग होल्डर है। अब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिनको ये राइट ऑफर किया जाता है, उनके पास ये राइट है कि वो शेयर कंपनी के ऑफर को एक्सेप्ट करें और खरीद लें। वो अगर खुद नहीं खरीदना चाहते तो ऐसा वो अपना राइट किसी अपने थर्ड पार्टी को, अपने दोस्त को, अपने रिलेटिव को फेवर कर सकते हैं और कंपनी को बोल सकते हैं कि मेरा राइट आप ये इनको दे दीजिए, तो कंपनी के डायरेक्टर वो उनको दे देंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति न तो खुद शेयर खरीदता है ड्यूरिंग स्टिपुलेटेड टाइम, अप्लाई भी नहीं करता है, और न ही वो अपना राइट किसी के फेवर में ट्रांसफर करता है, तो ऐसी स्थिति में वो फॉरगो कर गया, तो वो शेयर कंपनी के डायरेक्टर अपनी इच्छा से किसी और को जारी कर सकते हैं। तो अधिकार अंशों से आशय ऐसे अंशों से हैं जो एक विद्यमान कंपनी द्वारा जब नए शेयर जारी किए जाते हैं और उसी श्रेणी के शेयर जारी किए जा रहे हैं जो पहले इशू किए गए थे, उस श्रेणी के कुछ बचे हुए शेयर अगर और जारी कर रहे हैं, और ऐसे शेयर सबसे पहले जो हमारे विद्यमान अंशधारी है उन्हें ऑफर किए जाते हैं, उन्हें खरीदने के लिए कहा जाता है, और वो अगर ऐसा शेयर खरीद लेते हैं तो वो उनका राइट शेयर कहलाता है। और राइट शेयर हमेशा बेनिफिशियल होंगे खरीदना उनके लिए, क्योंकि उनको मार्केट रेट से कम रेट पे दिया जा रहा है। तो राइट शेयर यानी कि अधिकार अंश जो एक विद्यमान कंपनी द्वारा अपने विद्यमान अंशधारियों को खरीदने के लिए पहले ऑफर किया जाता है, इसलिए इसका नाम राइट शेयर है। और वो राइट खरीदना जरूरी नहीं है, अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, और नहीं तो आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई रिएक्शन नहीं देते तो ये ऐसे शेयर फिर कंपनी के डायरेक्टर द्वारा किसी और व्यक्ति को जारी किए जा सकते हैं। अब वो उसको कितने में करें, इट इज ए मैटर ऑफ ट्रांजेक्शन विद द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड द बायर ऑफ सच शेयर। तो ये है हमारा राइट शेयर, तो विच आर इशूड बाय द एग्जिस्टिंग कंपनी एंड विच आर फर्स्ट ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग होल्डर and they can be purchased or they can transfer their right in favor of the third party, or they do not react, they do not neither purchase nor transfer the right। तो आपका 2 नंबर का 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अधिकार अंशों से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक और पॉइंट है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान नंबर 4। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान एज द नेम इंडिकेट, एम्प्लॉई मीन्स कर्मचारी, स्टॉक मतलब एक शेयर जो ऑप्शन में दिया जाता है कि आपका ऑप्शन है ये खरीद लो, और एक ऐसा प्लान है। तो ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब क्या हो गया, किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को अंश खरीदने के लिए दिया गया एक ऐसा प्लान जो ऑप्शनल है, यानी कि दे आर नॉट बाउंड टू परचेज। ये कब दिया जाता है, व्हेन ए पब्लिक कंपनी इशू सम शेयर, give an option to purchase and retain the share of the company in consideration of their remuneration payable to them, and such share are also issued in case of problem of liquidity। जब एक कंपनी जिसमें कई सारे कर्मचारी काम करते हैं और जैसे जैसे उनका सीनियरिटी बढ़ती जाती है, उनका जो दिया जाने वाला रेम्यूनरेशन का अमाउंट है वो भी बहुत बढ़ता जाता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी के पास इतनी लिक्विडिटी नहीं हो सकती है, नहीं होती है कि वो सबको एक बड़ी रेम्यूनरेशन लिक्विड फॉर्म में कैश में उनको प्रोवाइड कर सके। तो ऐसी स्थिति में प्राय कंपनीज द्वारा अपने जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें कंपनी के शेयर खरीदने का एक ऑप्शन दिया जाता है, बिकॉज यू नो व्हेन वी अर्न मनी and we have some surplus money, then we try to invest in some securities so that it can generate our income in form of interest and dividend। और ये हर व्यक्ति करता है। एम्प्लॉई ऑफ ए कंपनी आर ऑल्सो इंडिविजुअल पर्सन, एंड उनके पास में भी अगर कुछ सरप्लस इनकम होती है तो वो इन्वेस्ट करते हैं। तो
ऐसे एम्प्लॉय जो किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी उन्हें बड़ी मात्रा में जो बड़ा अमाउंट एक सैलरी के रूप में देती है, और उन्हें उस सरप्लस मनी में से वो अपने सेविंग में से वो जब इन्वेस्ट करते हैं, तो क्यों ना हमारी खुद की अपनी कंपनी में ही करें, तो इससे उनको भी फायदा होगा। When a public company offer shares to the employees of the company, and if they accept the offer of the company under the plan of the company, then it will increase workers participation in management. तो जो शेयर एम्प्लॉय कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, अपने रेम्यूनरेशन के बदले में कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो उनको क्या फायदा होगा? दे विल बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, एंड यू नो शेयर होल्डर आर द पार्शियल ओनर ऑफ द कंपनी, एंड एज ए ओनर ऑफ द कंपनी दे विल गेट राइट टू अटेंड द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, दे विल हैव राइट टू इंटरफेयर, एंड दे विल हैव राइट टू कास्ट वोट फॉर मेकिंग इंटरनल डिसीजन अबाउट द कंपनी। तो इससे उनका सोशल वैल्यू बढ़ेगा, उनका कंपनी में बिलोंगिंगनेस बढ़ेगा, उनका कंपनी में इंटरफेरेंस बढ़ेगा, ऐसे एम्प्लॉय की कंपनी के प्रति लॉयल्टी बढ़ेगी, क्योंकि नाउ दे आर ओनर। पहले वो सिर्फ एम्प्लॉय थे और वो सिर्फ सैलरी के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन जब वो उस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में उनमें ओनरशिप आ जाती है, यानी कि दे आर द पार्शियल ओनर, and they know that if they will work hard, then certainly the company will be benefited, and when there will be more profit to the company, then they will get more amount of dividend। एक कंपनी में रहते हुए वही काम करते हुए जो सैलरी मिल रही है वो भी बढ़ेगी, और उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने से उनमें लाभ में भी भागीदारी बढ़ेगी। तो ये जब भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो अपने और कोई नया प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, कंपनी का एक्सपांसन के लिए जब पैसा चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जब वो और शेयर इशू करती है, और वो शेयर अगर एम्प्लॉय को देती है, और वो इसलिए देती है ताकि एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ कर नहीं जाए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो किसी कंपनी में काम करता है उसको अच्छा रेम्यूनरेशन मिलता है, हैंडसम अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन उनको मिलता है, और उसके साथ साथ जब उनको शेयर भी मिल जाते हैं तो वो कंपनी के ऑनर बन जाने के कारण उनमें जिम्मेदारी की भावना का एहसास होने लगता है, तो वो कंपनी को छोड़ कर नहीं जाएंगे, कंपनी में और अच्छा हार्ड वर्क करेंगे, टीम स्पिरिट के साथ काम करेंगे। इट विल फर्दर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द कंपनी, इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, एंड देयर विल बी नो चांस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, क्योंकि एम्प्लॉइज आर ऑल्सो को ओनर, एम्प्लॉइज आर ऑल्सो द पार्शियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो इसे बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ए प्लान इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी टू गिव ऑप्शन टू द एम्प्लॉइज टू एक्सेप्ट द शेयर ऑफ द कंपनी अगेंस्ट रेम्यूनरेशन पेबल टू देम, देन इट्स कॉल्ड एज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो कर्मचारियों को शेयर दे देना ताकि वो और कंपनी में बंधे रहें, कंपनी को छोड़कर कहीं नहीं जाएं, और ज़्यादा उच्च मनोबल के साथ काम करें, ऑनेस्टी के साथ काम करें, क्योंकि उन्हें पता है कि जो डिसीजन लिया है हमने सबने मिलकर लिया है। तो इट इज़ वन ऑफ द वे टू गिव वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इट इज ए democratic style of management, and it enhances the trust and confidence and loyalty of the employee in their own company, and they get multilateral advantages when they are working as an employee, when they are working as a shareholder, as a member of the company, then certainly they work hard and create friendly and healthy atmosphere within the organization, and certainly the company will be benefited and the shareholder will also be benefited. So these are the 4 important aspects that we have discussed in this video, and are very important
from the board exam point of view and for the advanced education. These aspects are important for not only for class 12, corporate accounting, company accounts, it is equally important for CA intermediate, CMA intermediate, for IPCC or for CA, CS and CMA and foundation exam of all the professional courses. So I'm sure that you got all the points and you can further refer your book. Thank you very much for watching this video. God bless you.